सोचो, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान कोई अजनबी नहीं बल्कि वही इंसान पहुंचाए जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। सत्ता के शिखर पर बैठा इंसान दुश्मनों से नहीं डरता, वो डरता है अपने ही लोगों से। इस कहानी में एक राजा है जिसने दोस्ती को ढाल समझ लिया और एक सम्राट है जिसने दुश्मनों को हथियार बना लिया। एक ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया और सब कुछ खो दिया, दूसरे ने कोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई और बिना युद्ध जीते सत्ता बचा ली। यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो पावर, सक्सेस या इन्फ्लुएंस के रास्ते पर चल रहा है। अगर तुम जानना चाहते हो कि दोस्त कब सबसे बड़ा खतरा बन जाता है और दुश्मन कैसे सबसे मजबूत सहारा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि यह सच कंफर्टेबल नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। सत्ता की दुनिया में एक नियम है जो किताबों में कम और लाशों के बीच ज्यादा लिखा गया है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, बल्कि यह होता है कि तुम्हारा दोस्त कितनी पावर के पास खड़ा है। आज से सैकड़ों साल पहले एक राजा इसी सवाल को नजरअंदाज कर बैठा था। उसके पास ताज था, सेना थी और एक ऐसा दोस्त था जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा था। उसे लगता था कि दुश्मन बाहर है, दीवारों के पार, लेकिन उसे यह नहीं दिखा कि असली खतरा उसके सबसे करीब खड़ा मुस्कुरा रहा है। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां भरोसा सबसे मजबूत लगता है और यहीं से पतन की नींव पड़ती है। सिंहासन पर बैठा इंसान जब पहली बार चारों तरफ देखता है तो उसे भीड़ दिखती है, लेकिन अपनापन नहीं। दरबार भरा होता है, आवाजें होती हैं, हंसी होती है, लेकिन उस शोर के बीच एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। हर चेहरे पर मुस्कान होती है, पर हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई हिसाब छिपा होता है। राजा जब किसी की तरफ देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता है, यह आदमी मेरा है या मेरी कुर्सी का? भरोसा करने का मन करता है लेकिन दिमाग रोक लेता है। शक करना बुरा लगता है लेकिन न करना और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। रातें सबसे भारी होती हैं, महल सो जाता है, दिए बुझ जाते हैं, लेकिन राजा की आंखें खुली रहती हैं। बिस्तर नरम होता है पर नींद कठोर। वो हर उस फैसले को याद करता है जहां उसने किसी को ऊपर उठाया, किसी को पास बुलाया, किसी को अपना माना। उसे डर लगता है कि कहीं वही लोग उसकी सबसे कमजोर जगह न बन जाए। सत्ता उसे सब कुछ देती है, सम्मान, धन, ताकत, लेकिन बदले में उससे वो चीज छीन लेती है जिसकी इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सुकून। कभी कभी वो खुद से सवाल करता है कि अगर मैं आज राजा न होता तो कौन मेरे साथ बैठकर सच बोलता, कौन बिना किसी मतलब के मेरा हाल पूछता। यहां हर रिश्ता काम का है, हर बातचीत सौदे जैसी है। उसे एहसास होता है कि असली अकेलापन तब नहीं होता जब आसपास कोई ना हो। असली अकेलापन तब होता है जब सब हो लेकिन कोई अपना ना हो। और यहीं से अंधेरा शुरू होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। ठीक वैसे ही जैसे सत्ता इंसान के अंदर घुसकर उसे अकेला बना देती है। माइकल कभी ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से भरोसा करता। सत्ता ने उसे सतर्क बनाया था, लेकिन बाजिल उसके लिए अलग था। वो वही इंसान था जो तब साथ खड़ा था जब कोई ताज नहीं था, कोई दरबार नहीं था, कोई सलाम नहीं था। पुराने दिन थे, संघर्ष के दिन, जहां हार और डर के बीच बाजिल की मौजूदगी ने माइकल को यह यकीन दिलाया था कि दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा है जो बिना मतलब के साथ है। यही यादें थीं जिन्होंने माइकल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया, और वही सॉफ्ट कॉर्नर बाद में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। शुरुआत छोटी थी, एक फेवर, फिर दूसरा, एक पद, फिर थोड़ा और अधिकार। हर बार माइकल खुद से कहता, ये मेरा दोस्त है, इसका हक है। वो ये नहीं देख पाया कि हर फेवर के साथ बेजिल की भूख बढ़ती जा रही थी। ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे एंटाइटलमेंट में बदल रही थी, लेकिन माइकल की आंखों पर दोस्ती की परत चढ़ चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो अपने ही दोस्त पर शक करेगा तो वो राजा भले हो जाए, इंसान नहीं रहेगा। कई बार उसके मन में सवाल उठा। बेजिल की नजरें बदल रही थीं, उसकी आवाज में अब पहले जैसी विनम्रता नहीं थी, लेकिन हर बार माइकल ने उस शक को दबा दिया। उसने खुद को समझाया कि शक करना गंदा होता है, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया हो। उसे गिल्ट होने लगता था, जैसे दोस्त पर शक करना कोई पाप हो, और यही गिल्ट बाजिल की सबसे बड़ी ताकत बन गया। माइकल भावनात्मक रूप से थक चुका था। सत्ता ने उसे अकेला किया था
और दोस्ती ने उसे सहारा दिया था। इसी सहारे ने उसकी सोच को कमजोर कर दिया। वो ये भूल गया कि सत्ता में रिश्ते यादों से नहीं, इरादों से चलते हैं। और जब भरोसा आंखें बंद करके किया जाए तो सबसे पहला वार वहीं लगता है जहां इंसान खुद को सबसे सुरक्षित समझता है। शुरुआत में बेजिल खुद को भाग्यशाली समझता था। उसे लगता था कि माइकल ने जो दिया है वो किसी एहसान की तरह है और वो उसके बदले वफादारी निभाएगा। लेकिन पावर का स्वाद धीरे धीरे जुबान पर चढ़ता गया। हर नया पद, हर नई जिम्मेदारी उसके दिमाग में एक नया सवाल छोड़ जाती। अगर मैं ये सब संभाल सकता हूं तो असली हकदार कौन है? अब वो खुद को सिर्फ दोस्त नहीं मानता था, वो खुद को बराबर समझने लगा था। वक्त के साथ उसके अंदर की सोच बदलती गई। जो कभी ग्रेटिट्यूड थी वो अब याद भी नहीं रहती। उसकी जगह एक नई आवाज ने ले ली। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। बाजिल ने अपने बलिदान गिनने शुरू कर दिए। वो रातें, वो लड़ाइयां, वो साथ। और हर गिनती के साथ उसके मन में ये यकीन मजबूत होता गया कि ये पावर कोई इनाम नहीं, उसका हक है। माइकल अब उसे देने वाला नहीं, रोकने वाला लगने लगा। दरबार में बाजिल का व्यवहार बदल गया। जहां पहले सिर झुका रहता था अब नजरें टकराने लगी। शब्दों में पहले जैसी इज्जत नहीं रही, बस औपचारिकता बची। वो आदेश सुनता था लेकिन अब उन्हें मानने के बजाय तौलने लगा था। माइकल ये सब महसूस करता था लेकिन उसे नाम नहीं दे पाता था। दोस्ती की पुरानी तस्वीरें अब भी उसकी आंखों के सामने थी। बेजिल के दिल में वफादारी धीरे धीरे मर रही थी, बिना शोर किए। एंटाइटलमेंट ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि जिसने मुझे ऊपर पहुंचाया वही मुझे नीचे भी रखना चाहता है। और जिस दिन इंसान खुद को हकदार समझने लगता है उस दिन वो वफादार रह ही नहीं सकता। बदलाव अचानक नहीं आया, वो चुपचाप आया। बेजिल अब पहले जैसा पास नहीं रहता था। बातचीत कम हो गई, मुलाकातें औपचारिक बन गईं। जब भी वो सामने आता शब्द सही होते, व्यवहार सही होता, लेकिन उनके बीच वो पुरानी गर्माहट नहीं रहती। लॉयल्टी दिखाई जाती थी, महसूस नहीं होती थी। हर झुकता हुआ सिर अब सम्मान नहीं, अभिनय लगता था। माइकल ये सब देखता था। उसे बेजिल की आंखों में कुछ अलग दिखने लगा था, एक ठंडापन, जैसे कोई फैसला पहले ही लिया जा चुका हो। वो नजरें अब सवाल नहीं पूछती थी, जवाब तलाशती थी। कई बार माइकल का दिल भारी हो जाता था, जैसे कोई अनकही चेतावनी उसे छू कर निकल जाती हो। लेकिन हर बार वो उस एहसास को अनदेखा कर देता। वो खुद से कहता कि सत्ता आदमी को शंकालू बना देती है और वो उस बीमारी का शिकार नहीं बनना चाहता था। दरबार में सब कुछ शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा शांत। कोई विरोध नहीं, कोई बहस नहीं, हर आदेश बिना सवाल के माना जा रहा था। यही शांति सबसे डरावनी थी। माइकल को यह महसूस होता था कि यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले का है, लेकिन दोस्ती की यादें उसे रोक लेती थीं। वो उस खामोशी को सुकून समझ बैठा। रातों में अब उसे नींद और कम आने लगी थी। बिना वजह दिल घबराता था। उसे लगता था जैसे कोई बहुत पास खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता। और यही वो पल थे जहां सच्चाई सामने खड़ी थी, लेकिन माइकल ने आंखें बंद कर लीं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जिसे इंसान महसूस तो करता है लेकिन मानने से इनकार कर देता। वो रात बाकी रातों जैसी ही थी। महल में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो आवाज नहीं करता लेकिन सब कुछ सुन लेता है। दिए की लौ हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे वो भी कुछ महसूस कर रही हो। माइकल अकेला बैठा था, थका हुआ, बोझिल मन के साथ। उसी थकान में उसने बेजिल को अंदर आने दिया, बिना किसी पहरे के, बिना किसी डर के। यही उसका आखिरी विश्वास था, वो भरोसा जो उसने सब कुछ खो देने के बाद भी नहीं छोड़ा था। बाजिल की आवाज शांत थी, शब्द मुलायम थे। वही पुराना दोस्त, वही अपनापन दिखाने वाला लहजा। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, बस एक आखिरी झूठ जो सबसे सच्चा लग रहा था। माइकल ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए वो है उसे वही पुराना बाजिल दिखा जो कभी उसके साथ खड़ा था। उसी पल उसने खुद से कहा कि शक करना गलत होता, और शायद यही सोच उसका आखिरी फैसला बन गई। जब सच सामने आया तो वो अचानक नहीं था, वो धीरे से आया, एक ठंडी हवा की तरह। माइकल को समझ आ गया कि यह हत्या नहीं है, यह फैसला है।
ये एग्जीक्यूशन है जिसे बहुत पहले लिख दिया गया था। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने अपना दुश्मन बाहर नहीं, अपने सबसे करीब ढूंढा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरी थकान थी, और वो पछतावा जो इंसान को तब होता है जब सच्चाई बहुत देर से समझ आती है। रात वैसे ही शांत रही, कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक कहानी खत्म हुई और एक सबक शुरू हुआ। सत्ता ने अपना काम कर दिया था। उसने दोस्ती को कुचल दिया था और भरोसे की कीमत वसूल ली थी। चीन में दुश्मन अलग तरह के थे। वो अंधे या पागल नहीं थे, वो भूखे थे, ताकत के भूखे, पहचान के भूखे। हर जनरल जिसने तलवार उठाई थी, उसने ऐसा किसी सनक में नहीं किया था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे लगता था कि वो काबिल है और उसकी काबिलियत को दबाया जा रहा है। ये लोग खतरनाक इसलिए थे क्योंकि ये डर से नहीं, यकीन से लड़ते थे। इन्हें हराया जा सकता था, लेकिन कुचला नहीं जा सकता था। ये दुश्मन हर वक्त अलर्ट रहते थे। वो एम्परर संग की एक एक चाल देखते थे, उसकी चुप्पी को पढ़ते थे, उसके फैसलों में कमजोरी ढूंढते थे। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो लड़ते, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कम और पाने के लिए बहुत ज्यादा था। ऐसे लोग पनिशमेंट से नहीं टूटते, वो और ज्यादा सख्त हो जाते हैं। संग ये बात समझता था, इसलिए उसने उन्हें अपराधी की तरह नहीं, खिलाड़ी की तरह देखा। संग जानता था कि इन लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए सम्मान। उन्हें यह महसूस होना जरूरी था कि वो देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। उसने उनकी ताकत को अपमानित नहीं किया, उसने उसे दिशा दी। उसने उन्हें दिखाया कि अगर वो लड़ सकते हैं तो वो वफादार भी बन सकते हैं। यही समझ संग को उनसे एक कदम आगे रखती थी। दुश्मन यहां कोई राक्षस नहीं थे, वो इंसान थे, सोचने वाले, योजना बनाने वाले। और यही वजह थी कि संग ने उन्हें मारने की जगह इस्तेमाल किया, क्योंकि असली बुद्धिमानी ये नहीं होती कि किसे कुचला जाए। असली बुद्धिमानी ये होती है कि किसे अपने काम में लगाया जाए। संग ने कभी खुद को महान साबित करने की कोशिश नहीं की। उसे तालियां नहीं चाहिए थी, उसे नियंत्रण चाहिए था। उसके चेहरे पर भाव कम ही दिखाई देते थे, जैसे उसने सीख लिया हो कि भावना सत्ता के लिए बोझ होती है। जहां दूसरे शासक गुस्से में फैसले लेते थे, संग वहां रुकता था, सोचता था और फिर बिल्कुल शांत तरीके से वार करता था। उसके लिए ताकत दिखाना जरूरी नहीं था, जरूरी था असर। उसने अपने दुश्मनों से तलवार नहीं छीनी, उसने उनकी वजह छीन ली। उसने उन्हें सोना दिया, जमीन दी, आराम दिया। धीरे धीरे उनके हाथों से हथियार गिरने लगे, क्योंकि अब लड़ने की जरूरत ही नहीं रही। हंगर खत्म होते ही एम्बिशन भी कमजोर पड़ने लगी। सोंग जानता था कि भूखा इंसान क्रांतिकारी होता है, लेकिन संतुष्ट इंसान आज्ञाकारी। मर्सी उसका सबसे खामोश हथियार थी। वो दया इसलिए नहीं दिखाता था क्योंकि उसका दिल नरम था, बल्कि इसलिए क्योंकि दया याद रखी जाती है। जिसने साजिश की थी और फिर भी जिंदा बच गया, वो अगली बार सोचने से पहले कांपता है। संग ने डर पैदा नहीं किया, उसने कर्ज पैदा किया। और कर्ज में डूबा इंसान तलवार नहीं उठाता। उसकी शक्ति ठंडी थी, शोर नहीं करती थी। वो जानता था कि असली नियंत्रण शरीर पर नहीं, दिमाग पर होता है। यही वजह थी कि बिना खून बहाए उसने वो कर दिखाया जो कई राजा सेना से भी नहीं कर पाए। यही असली डार्क पावर थी, शांत, गणनात्मक और बेरहम तरीके से असर करने वाली। समय के साथ बदलाव साफ दिखने लगा। जिन लोगों की आंखों में कभी आग थी, अब वहां संतोष था। संग ने उन्हें जो लग्जरी दी थी, उसने उनकी हंगर को शांत कर दिया। पेट भरा हो तो लड़ाई की वजह कम हो जाती है। मुलायम बिस्तर, भारी भोजन और सुरक्षित दीवारें उस बेचैनी को मार देती हैं जो इंसान को विद्रोही बनाती है। जब जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो जोखिम लेने की हिम्मत भी साथ ही चली जाती है। आराम ने एम्बिशन को धीरे धीरे खोखला कर दिया। जो लोग कभी सत्ता छीनने का सपना देखते थे, अब उसी सत्ता की सुरक्षा में चैन ढूंढने लगे। सुबह की चिंता अब युद्ध की नहीं, सुविधाओं की होती थी। उन्हें यह एहसास भी नहीं हुआ कि कब उनकी आजादी सुविधा में बदल गई। संग ने कुछ छीना नहीं, उसने बस इतना दिया कि वो खुद कुछ मांगने लायक न रहे। धीरे धीरे डिपेंडेंसी पैदा हुई। उनकी वेल्थ, उनका सम्मान, उनका भविष्य, सब कुछ अब उसी व्यवस्था से जुड़ा था जिससे वो कभी लड़ना चाहते थे।
दुश्मन अब बाहर नहीं थे, वो भीतर बंध चुके थे। संघ समझता था कि इंसान को बांधने के लिए जंजीर नहीं, आदतें चाहिए होती हैं, और जब आदतें आराम की हो जाए तो विद्रोह बोझ लगने लगता है। यही वजह थी कि बिना किसी लड़ाई के वो लोग कमजोर पड़ गए। उन्हें हराया नहीं गया था, उन्हें सुला दिया गया था। और जब इंसान आराम का आदी हो जाए तो वो ताकत नहीं, स्थिरता चाहता है। यही वो चाल थी जिसने पुराने दुश्मनों को निर्भर बना दिया और सत्ता को बिना शोर के सुरक्षित कर। इन दोनों कहानियों के बीच फर्क साफ था, लेकिन सबक उससे भी ज्यादा गहरा। दोस्त वो होते हैं जो पास रहते हैं, जो हर बात पर सिर हिलाते हैं, जो तुम्हारी हर बात को सही साबित करते हैं। यही लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी गलतियों को ढक देते हैं। वो तुम्हें आईना नहीं दिखाते, बस तसल्ली देते हैं, और तसल्ली सत्ता के लिए जर होती है। दुश्मन असहमत होता है, वो सवाल करता है, चुनौती देता है और तुम्हें सतर्क रखता है। उसकी मौजूदगी इंसान को ढीला नहीं पड़ने देती। राइवलरी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, खुद को बेहतर बनाने पर मजबूर करती है। जहां कोई विरोध नहीं होता वहां पतन शुरू हो जाता है। शांति अगर सवालों के बिना हो तो वो शांति नहीं, सुस्ती होती है। माइकल के चारों तरफ दोस्त थे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। संघ के सामने दुश्मन थे, इसलिए वो हर कदम नाप कर रखता था। एक ने भरोसा चुना और अंधेरे में गिर गया, दूसरे ने शक चुना और सत्ता को थामे रखा। फर्क नीयत का नहीं था, फर्क समझ का था। सच्चाई अनकंफर्टेबल है। सत्ता में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है। जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा दिखे, वही सबसे सही वक्त पर तुम्हारी पीठ में वार कर सकता है, और जो तुम्हें चुनौती दे वही तुम्हें जिंदा रखता है। यही वो सच है जिसे मानना मुश्किल है, लेकिन न मानने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। आज दुनिया बदली हुई लगती है, लेकिन खेल वही है। चेहरे नए हैं, कुर्सियां अलग हैं, लेकिन सत्ता का मनोविज्ञान जस का तस है। आज ताज की जगह ब्रांड है, सेना की जगह फॉलोअर्स हैं, और दरबार की जगह मीटिंग्स और कमेंट्स हैं। फिर भी वही लोग सबसे पास होते हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, और वही सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मॉडर्न समय में दोस्त अक्सर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और बिजनेस पार्टनर धीरे धीरे कंपेटिटर। साथ शुरू करने वाले लोग ही सबसे पहले ये समझते हैं कि तुम्हारी ताकत कहां है और तुम्हारी कमजोरी कहां। बाहर वाला हमला करता है, अंदर वाला इंतजार करता है। इसीलिए बिट्रेयल आज भी अजनबी से नहीं, अपने घेरे से आता है। क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में भी यही पैटर्न दिखता है। जो हर वक्त तारीफ करता है वही तुम्हें स्लो और कंफर्टेबल बना देता है। डिसएग्रीमेंट कम होते ही ग्रोथ रुकने लगती है। राइवलरी भले अनकंफर्टेबल हो, लेकिन वही शार्प रखती है। कंपटीशन तुम्हें जागता रखता है, जबकि कंफर्ट तुम्हें सुला देता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, सवाल ये है कि उनमें से कितने तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि असली खतरा नफरत में नहीं, सहमति में छिपा होता है। और जो इसे समय रहते समझ लेता है, वो सिर्फ ही बचता नहीं, आगे निकल जाता। अगर इस कहानी ने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया तो समझ लो उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि सच्चाई हमेशा चुभती है। पावर, सक्सेस या ग्रोथ का रास्ता आसान नहीं होता, और सबसे बड़ा खतरा कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है। आज अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो ये मत देखो कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, ये देखो कि कौन तुम्हें सच बोलने की हिम्मत रखता है। इस वीडियो का मकसद डर पैदा करना नहीं था, बल्कि तुम्हें जगाना था, ताकि तुम ब्लाइंड ट्रस्ट से बचो, कंफर्ट से बाहर निकलो और अपनी पावर को समझदारी से संभालो। अगर तुम्हें लगा कि यह कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे काम या तुम्हारे लोगों से जुड़ती है, तो इसे यहीं मत रोको। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो पावर, सक्सेस या लीडरशिप के रास्ते पर हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां स्टोरीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, सोच बदलती हैं। अगली कहानी और भी गहरी होगी, और शायद उससे भी ज्यादा सच्ची।